Good morning, student. Myself CL Sharma. Today I want to discuss about closest distance to approach. This topic is given in chapter of atomic structure in a physical chemistry, and this topic is very important for those students which are doing preparation for IT JEE. So here, student, what is the meaning of closest distance to approach? Say for example, nucleus and alpha particle approaches towards the nucleus, then a maximum distance that is covered after some time, the alpha particle reverse in same direction because of alpha particle and nucleus both are positively charged. जब पॉजिटिव चार्ज है तो एक टाइम बाद क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जब नजदीक आता जाएगा तो यहां के बाद एक डिस्टेंस के बाद रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा और उस रिपल्शन फोर्स की वजह से मेरा वो अल्फा पार्टिकल रिवर्ट हो जाएगा, मींस रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। यहां पर मेरा न्यूक्लियस है तो मैं ये देखना चाहता हूं कि कितना अप्रोच इसने न्यूक्लियस तक किया जिसके बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव किया। Say for example that distances are known, so we called as closest distance to approach. I will discuss in later. Before that, I want to discuss about a potential energy. This point is very important to describe these points and these phenomena. So here, first of all, I want to discuss a potential energy. You know very well, potential energy if two charge is present, then you know very well K into Q1 Q2 upon R. Say for example, I will take a first case. ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी एक पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है तो मैं क्या पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा? Q1 Q2 upon R. If both charge is positive, if student here R value means distance is decreases, then potential energy is increases. Then potential energy is increases means stability is decreases. वही हम कहते हैं कि अगर सेम चार्ज हैं एक दूसरे के प्रति रिपल्शन क्रिएट करते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से मेरी स्टेबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज हो जाती है। अब मैं अगर बात करता हूं कि अगर एक मेरा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मेरा नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R हो तो आप जानते हैं, क्योंकि जब मैं इसमें रखूंगा तो ये Pe का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो मैं कहूंगा कि R कम होने से मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, और जब मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो मैं कहूंगा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो मैं कहूंगा कि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सेम फिनोमेना अगर मैं यहाँ तीसरा केस लेता हूं कि अगर दोनों ही नेगेटिव चार्ज हों, और जब दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो आपको पता है क्या ये फर्स्ट केस हो गया, तो ये टोटल वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी? जब टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मैं कहूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्ज इज क्या? डिक्रीजेज, देन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजेज। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी इज डिक्रीजेस। तो ये तीन पॉइंट्स हैं। हम यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं लेते, यहां हम एज इट इज चार्ज की वैल्यू हम साइन रखते हैं, जिससे हम बताते हैं कि अगर चार्ज सिमिलर है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, अगर चार्ज डिसिमिलर है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब मैं बात करता हूं कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच का मीनिंग क्या है।
से फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पर मेरा एक न्यूक्लियस है जो हम जानते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज है। मेरा अल्फा पार्टिकल यहां से अप्रोच कर रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। और अल्फा पार्टिकल आप जानते हो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज है। तो एक टाइम के बाद में ये क्या यहां से रिवर्ट हो जाएगा क्योंकि रिपल्शन क्रिएट होगा। मैं यहां कहता हूं कि ये डिस्टेंस r इज इक्वल टू इनफाइनाइट है और यहां पर रिपल्शन क्यों होगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट बताया था। क्या बताया था कि कोई भी रेज अल्फा पार्टिकल अगर यहां से पास होगा तो कुछ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होंगे। तो यहां से न्यूक्लियस की खोज इसने की थी कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज है। अगर मैं डिस्टेंस यहां से r0 कह देता हूं कि इस अल्फा पार्टिकल ने मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस के बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में अप्रोच हो गया, उसी को मैंने क्या कहा है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच। इसके बाद ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की ओर अप्रोच नहीं कर सकता। तो यहां पर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फिनोमिना अप्लाई करूंगा। से फॉर एग्जांपल हियर दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, हियर particle velocity is 0 and here velocity is v1, this point is 1, this is intermediate point is 2 and this is third case we are taking point number 3. Here this is maximum, यहां के बाद अल्फा पार्टिकल ने रिवर्स डायरेक्शन में अप्रोच किया। तो यहां से मैं कहूंगा कि अगर इस पॉइंट पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1 पॉइंट पर हाफ एम वी स्क्वायर। इस पॉइंट पर बेटा बताइए जरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1 पॉइंट पे 0 होगी। क्यों 0 होगी, आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल यहां पर r क्या है, इनफाइनाइट। जब r वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा तो क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जब यहां पर वैल्यू 0 हो गई तो मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों है, जब मैं कहूंगा r की वैल्यू यहां इनफाइनाइट है। जब r की वैल्यू इनफाइनाइट है तो मैं कहूंगा इस समय टोटल एनर्जी 1 पॉइंट पर कितनी होगी, मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, 0 है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 m इंटू v1 स्क्वायर। जब मैं पॉइंट 2 पर बात करता हूं तो यहां देखिए, अगर मैं कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑन पॉइंट 2 इज, वी कैन रिटेन ke2, वो समथिंग होगी। क्या यहां पोटेंशियल एनर्जी pe2 होगी, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। जब मैं पॉइंट 3 की बात करूंगा, यहां पर वेलोसिटी क्या 0 हो जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस अप्रोच है। यहां के बाद पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या यहां v 0 होगा। जब v बेटा यहां 0 होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी 3 की वैल्यू क्या यहां 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी भाई क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी 3 इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 अपॉन R0। क्या ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी Te3 क्या होगी, मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी दिस वन, क्या टोटल एनर्जी Q1 Q2 अपॉन R0 होगी। ये आप लोग समझ गए होंगे। क्या बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी Te1 इज इक्वल टू Te2 इज इक्वल टू क्या Te3 होगी, बिल्कुल होगी। तो यहां पर अगर मैं रख दूं, इफ Te1 is equal to Te3, then what you are saying? First of all, you are saying, sir, Te1 how much? This one, half mv square
is equal to TE3 how much? K times Q1 Q2 upon R0. So here what is the value of R0? R0 is equal to 2 times K Q1 Q2 upon M V1 square. This value come here. So please remember student, this is closest distance to approach. Now what is the value of K? K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and this value you know very well, 9 into 10 to the power 9 Newton meter square Coulomb square. Okay, and what is student here Q1 and Q2? So here what is Q1 and Q2? Q1 is charge of alpha particle and Q2 is charge of nucleus. That value is Z into E, and alpha particle charge is 2 into E. Okay, how this charge student nucleus charge Ze? I will discuss here. And say for example this is the nucleus, okay, and here number of protons in this nucleus is Z, and one proton charge you know very well plus A, and total number of protons in this nucleus is Z, then total charge on nucleus how much? Plus Z into E. This value student here you can put, then R0 is equal to 2 into K Q1 charge on alpha particle, this is what? 2 into E, then 2 into E into charge Q2 charge on the nucleus, so Z E upon M. What is M? This is mass of alpha particle, and V1 means velocity of alpha particle. So how much this value? R0 is equal to 4 into K into Z into E square upon M into V1 square. This point please remember, ये वो R0 है जो न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट इतनी डिस्टेंस बाद अल्फा पार्टिकल रिवर्स अप्रोच करने लगेगा, मींस दिस अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के यहां तक जाएगा, उसके बाद रिवर्स हो जाएगा। इसी डिस्टेंस को मैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच कहूंगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यू इजिली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस about problem based upon it. Okay.